वैज्ञानिकों ने प्रकाश की गति को पार कर लिया। आइंस्टीन गलत साबित हुए। स्टार ट्रेक का वार्प ड्राइव अब हकीकत है। जब मैंने ये हेडलाइंस देखी तो मेरा पहला रिएक्शन था, क्या सच में? क्या हम वाकई सितारों तक जाने की तैयारी कर सकते हैं? पर फिर दिमाग में आइंस्टीन आ जाते हैं, जिनकी पूरी थ्योरी वो इसी एक बात पर टिकी है कि कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी प्रकाश से तेज नहीं चल सकता। तो क्या ये सब बस क्लिकबेट है? इसका जवाब एक बहुत ही मजेदार हाँ भी है और नहीं भी। हाँ भी और नहीं भी। हाँ, और सच कहूं तो इन हेडलाइंस के पीछे की जो कहानी है ना, वो इन हेडलाइन से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। असल में वैज्ञानिकों ने क्या खोजा, क्यों प्रकाश की गति एक तरह की, कह सकते हैं, एक ब्रह्मांडीय दीवार है जिसे हम तोड़ नहीं सकते। और ये स्पीड लिमिट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारे फोन से लेकर स्टॉक मार्केट तक कैसे असर डालती है। ठीक है, तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। मुझे ये समझना है कि पहले तो ये सनसनीखेज दावा आया कहाँ से, फिर इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है, और अंत में, जैसा आपने कहा, ये सब हमारे लिए मायने क्यों रखता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आइंस्टाइन का ये नियम इतना पत्थर की लकीर क्यों माना जाता है? आखिर क्यों कोई चीज प्रकाश की गति तक नहीं पहुंच सकती? देखिए, आइंस्टीन की जो स्पेशल रिलेटिविटी है ना, वो दो बहुत ही सरल लगने वाले आइडियाज पर खड़ी है। सरल? मुझे तो हमेशा से बहुत मुश्किल लगी है। हाँ, आइडिया सरल हैं, उनके नतीजे दिमाग घुमा देते हैं। पहला आइडिया यह है कि फिजिक्स के नियम सबके लिए एक जैसे हैं, चाहे कोई भी कितनी भी तेजी से चल रहा हो। और दूसरा, और यही सबसे बड़ा खिलाड़ी है, वो क्या है? कि वैक्यूम में प्रकाश की गति, यानी करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, हर किसी के लिए कांस्टेंट है, मतलब स्थिर है। ये सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है। आम जिंदगी में तो ऐसा नहीं होता। अगर मैं एक तेज आती हुई गेंद की तरफ दौड़ूं तो वो मुझे और भी तेज लगेगी। बिल्कुल, और यहीं से सारी कहानी शुरू होती है, क्योंकि प्रकाश इस नियम को नहीं मानता। ब्रह्मांड को कुछ और चीजें बदलनी पड़ती हैं ताकि ये नियम बना रहे। अच्छा। और इसी से वो ब्रह्मांडीय स्पीड लिमिट निकलती है। इसके दो बहुत बड़े कारण हैं। पहला है ऊर्जा और द्रव्यमान का रिश्ता, जिसे दुनिया E=mc² के नाम से जानती है। हाँ, ये तो शायद दुनिया की सबसे मशहूर इक्वेशन है। और इसका मतलब बहुत गहरा है। ये कहती है कि किसी भी चीज को गति देने के लिए ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा उसके मास यानी द्रव्यमान को बढ़ाती है। आप जितनी तेजी से जाते हैं, आपका द्रव्यमान उतना ही बढ़ता जाता है। मतलब भारी होते जाते हैं? हाँ, एक तरह से। और जैसे जैसे आप प्रकाश की गति के करीब पहुंचते हैं, आपका मास अनंत की ओर भागने लगता है। और अनंत मास को हिलाने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? अनंत ऊर्जा, जो पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं है। मतलब ये कोई इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे पास बेहतर इंजन नहीं है। ये तो फिजिक्स का एक बुनियादी नियम है, एक दीवार है जिसे हम पार ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक भौतिक दीवार नहीं है, एक तार्किक दीवार भी है। और ये दूसरा कारण है, कॉज़ालिटी, यानी कारण और प्रभाव का सिद्धांत। कारण और प्रभाव? हाँ, अगर आप जानकारी को प्रकाश से तेज भेज पाते, तो आप कुछ अजीबोगरीब चीजें कर सकते थे, जैसे संदेश को अतीत में भेजना। अतीत में? जी, आप एक टेलीग्राम भेजने से पहले ही उसे नष्ट करने का आदेश भेज सकते थे। अरे वाह! तो आप कह रहे हैं कि प्रकाश की गति एक तरह का ब्रह्मांडीय फायरवॉल है जो हमें टाइम ट्रैवल के विरोधाभासों से बचाता है? क्या बढ़िया तरीका है इसे कहने का, एक कॉस्मिक फायरवॉल। ये ब्रह्मांड को तर्कसंगत बनाए रखता है। अगर ये ना होता तो कारण और प्रभाव का पूरा ढांचा ही ढह जाता। ठीक है, ये सब तो समझ में आता है। आइंस्टाइन के नियम बहुत मजबूत हैं। लेकिन फिर मेरा सवाल वहीं अटक जाता है। ये 1.25c यानी प्रकाश की गति का 1.25 गुना का आंकड़ा आया कहाँ से? किसी ने तो कुछ मापा होगा। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सार छिपा है। मीडिया ने दो बहुत अलग तरह की गतियों को आपस में मिला दिया। एक है फेज वेलोसिटी और दूसरी ग्रुप वेलोसिटी। ओके, ये थोड़े टेक्निकल शब्द लग रहे हैं। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। एक स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों की मैक्सिकन वेव के बारे में सोचिए। हाँ हाँ। वो लहर कुछ ही सेकंड में पूरे स्टेडियम का चक्कर लगा लेती है, जो किसी भी इंसान के दौड़ने की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज है। लेकिन क्या कोई भी एक इंसान अपनी सीट से उठकर उतनी तेजी से भागा? नहीं, वो तो बस अपनी जगह पर खड़े होकर बैठ जाते हैं। बिल्कुल। तो जो चीज तेजी से चली वो एक पैटर्न था, कोई वास्तविक चीज या जानकारी नहीं। ये है फेज वेलोसिटी। अच्छा, तो फेज वेलोसिटी बस एक भ्रम की गति है,
एक पैटर्न के हिलने की गति। सही पकड़ा। एक और शानदार उदाहरण है लेजर पॉइंटर का। मान लीजिए आपके पास एक बहुत शक्तिशाली लेजर है और आप उसे चांद पर चमकाते हैं। ठीक है। अगर आप यहां से अपनी कलाई को जरा सा भी हिलाएंगे तो चांद की सतह पर वो रोशनी का धब्बा हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम सकता है, जो प्रकाश की गति से भी कई गुना तेज है। एक मिनट, मतलब मैं अपनी कलाई के एक झटके से चांद पर प्रकाश से तेज कुछ चला सकती हूँ? ये तो दिमाग हिला देने वाली बात है ना? लेकिन असल में कोई भी चीज प्रकाश से तेज नहीं गई। चांद की सतह पर कोई भी एक फोटोन यानी प्रकाश का कण दूसरे फोटोन तक प्रकाश से तेज नहीं पहुंचा। बस यहां से नए फोटोन निकलकर चांद पर नई जगह टकरा रहे हैं। तो फिर से वही बात, पैटर्न की गति, जानकारी की नहीं। बिल्कुल, यही है फेज वेलोसिटी। वैज्ञानिकों ने शायद इसी को मापा था, और ये कोई नई या चौंकाने वाली बात नहीं है। दशकों से हमें पता है कि ऐसा हो सकता है। तो फिर असली चीज क्या है? ग्रुप वेलोसिटी? हाँ, जो चीज असल में मायने रखती है वो है ग्रुप वेलोसिटी। ये उस पूरी लहर के पैकेट की गति है जो असल में ऊर्जा और जानकारी ले जाती है, जैसे मोर्स कोड में डॉट्स और डैश का पूरा संदेश। और ये गति, जानकारी भेजने की गति, हमेशा बिना किसी अपवाद के प्रकाश की गति से सीमित होती है। तो मतलब वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन को गलत साबित नहीं किया? नहीं, हेडलाइंस ने बस एक पुराने भ्रम को नई सनसनी बना दिया। ठीक है, तो प्रकाश से तेज जाने वाली बात तो एक गलतफहमी निकली, लेकिन हेडलाइंस में वॉर्प ड्राइव का भी जिक्र था। वो तो सीधे सीधे स्टार ट्रेक से उठाया हुआ लगता है। उसका एक असली साइंटिफिक पेपर से क्या लेना देना? अब हम आइंस्टीन की दूसरी महान थियरी, जनरल रिलेटिविटी के इलाके में कदम रख रहे हैं। अच्छा। ये थियरी कहती है कि स्पेस टाइम कोई खाली स्टेज नहीं है, बल्कि एक लचीली चादर की तरह है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। वो असल में ग्रहों और तारों जैसी भारी चीजों के कारण स्पेस टाइम में आए झुकाव का नतीजा है। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि स्पेस खुद एक चीज है जिसे मोड़ा या खींचा जा सकता है, और हम स्पेसशिप को चलाने के बजाय स्पेस को ही चला सकते हैं। क्या इसी लूप होल की बात सब करते हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्पेशल रिलेटिविटी कहती है कि आप स्पेस टाइम के अंदर से प्रकाश से तेज नहीं जा सकते। लेकिन क्या होगा अगर स्पेस टाइम खुद चले और आपको अपने साथ ले जाए? हाँ, ये आइडिया तो सुना है मैंने। यही आइडिया 1994 में भौतिक विज्ञानी मिगुएल अल्क्यूबेर ने दिया था। उनका वार्प ड्राइव एक स्पेसशिप के चारों ओर स्पेस टाइम का एक बुलबुला बनाता है। ये बुलबुला शिप के आगे स्पेस को सिकुड़ता है और पीछे फैलाता है। शिप बुलबुले के अंदर आराम से बैठा रहता है, जबकि बुलबुला खुद अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ता है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत से बहुत दूर भी लगता है। इसे बनाने में क्या दिक्कत है? दिक्कत एक छोटी सी चीज है जिसे एक्सोटिक मैटर कहते हैं। एक्सोटिक मैटर? हाँ, इस बुलबुले को बनाने के लिए आपको एक जादुई पदार्थ चाहिए जिसमें नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी हो। मतलब आमतौर पर कोई भी चीज गुरुत्वाकर्षण से खिंचती है, लेकिन ये पदार्थ गुरुत्वाकर्षण को धक्का देगा, उसे रिपेल करेगा। इसका मास नेगेटिव होगा। नेगेटिव एनर्जी वाला पदार्थ? क्या इसका कोई सबूत है कि ऐसी कोई चीज ब्रह्मांड में मौजूद भी हो सकती है, या ये सिर्फ गणितीय कल्पना है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है, और इसका अस्तित्व फिजिक्स के कई नियमों को तोड़ देगा। ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सिर्फ मैथ्स में अच्छा लगता है, असलियत में शायद मुमकिन नहीं है। तो अगर हम इसे बना नहीं सकते, तो फिर वैज्ञानिकों ने किया क्या? उन्होंने इसका अनुकरण, मतलब सिमुलेशन कैसे किया? यहाँ पर एक बहुत ही कूल टेक्नोलॉजी काम आती है, जिसे मेटा मटीरियल्स कहते हैं। मेटा मटीरियल्स? जी, ये कृत्रिम रूप से डिजाइन की गई संरचनाएं हैं जो प्रकाश को उन तरीकों से मोड़ सकती हैं जो प्रकृति में मुमकिन नहीं है। और ये पता चला है कि जिस तरह झुका हुआ स्पेस टाइम प्रकाश को मोड़ता है और जिस तरह एक मेटा मटीरियल प्रकाश को मोड़ता है, उनके गणित में एक गहरी समानता है। तो उन्होंने असली स्पेस टाइम को मोड़ने के बजाय प्रकाश को मोड़कर उसकी नकल की? बिल्कुल। इगोर स्मोलियानिनोव नाम के एक भौतिक विज्ञानी ने यही किया। उन्होंने एक खास मेटा मटीरियल का इस्तेमाल करके अल्क्यूबियर ड्राइव का एक ऑप्टिकल एनालॉग, या कह लीजिए एक खिलौना मॉडल बनाया। इस मॉडल में स्पेसशिप कोई धातु का जहाज नहीं था, बल्कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी। ठीक है, तो इस सिमुलेशन का नतीजा क्या निकला? क्या ये खिलौना वार्प ड्राइव प्रकाश से तेज चला? नहीं, और यही इस रिसर्च का सबसे हैरान करने वाला और गहरा नतीजा है। अच्छा। सिमुलेशन से पता चला कि ये एनालॉग वार्प बबल सिर्फ प्रकाश से कम गति पर ही स्थिर रह सकता था, और इससे भी बड़ी बात, इसकी अपनी एक ऊपरी गति सीमा थी, 0.25 c, यानी प्रकाश की गति का सिर्फ
1/4। एक मिनट रुकिए। तो जिस सिस्टम को प्रकाश की गति तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था, उसने खुद ही एक नई और भी धीमी स्पीड लिमिट बना ली। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। है ना विश्वसनीय। जब उन्होंने उस 0.25c की सीमा को पार करने की कोशिश की तो सिमुलेशन अस्थिर हो गया और टूट गया। मतलब ब्रह्मांड के नियम इतने गहरे हैं कि आप उन्हें तोड़ने की कोशिश में भी उन्हें ही साबित कर देते हैं। वाह! एक सिस्टम जो पूरी तरह से अलग नियमों पर आधारित था, उसने खुद ही आइंस्टाइन की मौलिक सीमा को फिर से खोज लिया। ये प्रकाश की गति को तोड़ने के बजाय इस बात का सबसे दिलचस्प प्रमाण बन गया कि ये सीमा तोड़ना असंभव क्यों है। ठीक है, तो ये ब्रह्मांडीय सीमा असली है। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए जो पृथ्वी पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है? ये तो बहुत किताबी बातें लगती हैं। नहीं, ये हमारे जीवन को हर पल, हर सेकंड प्रभावित करती है। हर सेकंड? अक्सर उन तरीकों से जिनका हमें एहसास भी नहीं होता। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। अंतरिक्ष संचार। मान लीजिए आप मंगल पर पहली इंसान हैं और आप घर पर एक सेल्फी भेजती हैं। वो सिग्नल प्रकाश की गति से जाएगा। उसे पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 22 मिनट लगेंगे। आपके घर वाले उसे देखकर लाइक करते हैं। उस लाइक के सिग्नल को आप तक वापस आने में और 22 मिनट लगेंगे। मतलब एक तस्वीर पर लाइक पाने में लगभग 45 मिनट। बिल्कुल। ये सीमा तारों के बीच असली बातचीत को लगभग नामुमकिन बना देती है। और हमारे कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन के बारे में क्या? उन पर भी इसका असर होता है? उन पर तो बहुत बड़ा असर होता है। एक आधुनिक कंप्यूटर प्रोसेसर 5 गीगाहर्ट्ज की स्पीड पर काम कर सकता है। इसका मतलब है कि घड़ी 1 सेकंड में 5 अरब बार टिक करती है। बाप रे! हर टिक के बीच सिग्नल को चिप पर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। इस छोटे से समय में प्रकाश सिर्फ 6 सेंटीमीटर की यात्रा कर सकता है। सिर्फ 6 सेंटीमीटर? हाँ, लगभग आपकी हथेली की चौड़ाई जितनी। अगर चिप पर कोई तार इससे लंबा है तो सिग्नल समय पर नहीं पहुंचेगा और पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। इसीलिए इंजीनियर्स चिप्स को छोटा और 3D बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च करते हैं। ये तो कमाल है। मतलब मेरे फोन की स्पीड सीधे सीधे आइंस्टाइन के नियमों से बंधी हुई है। बिल्कुल। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की दुनिया में जहां कंप्यूटर मिलीसेकंड में सौदे करते हैं, प्रकाश की गति सोने के बराबर है। 2010 में एक कंपनी ने न्यूयॉर्क और शिकागो के बीच सबसे छोटा, सबसे सीधा फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने के लिए $300 मिलियन खर्च किए। $300 मिलियन? क्यों? सिर्फ 2 मिलीसेकंड बचाने के लिए। क्या? 2 मिलीसेकंड के लिए? हाँ। क्योंकि उन बाजारों में अगर आपका सिग्नल किसी और से 1 मिलीसेकंड भी लेट पहुंचा तो आप लाखों डॉलर का नुकसान उठा सकते हैं। वॉल स्ट्रीट ने 2 मिलीसेकंड के लिए $300 मिलियन खर्च कर दिए। ये सब दिमाग चकरा देने वाला है और ये हमें उस सबसे गहरे सवाल पर लाता है। प्रकाश की गति ठीक 299,792,458 मीटर्स प्रति सेकंड ही क्यों है? क्या ये बस एक रैंडम संख्या है? एक तरह से देखें तो ये संख्या अब रैंडम नहीं है। 1983 के बाद हमने मीटर को ही प्रकाश की गति के आधार पर परिभाषित कर दिया है। तो अब ये नंबर परिभाषा के हिसाब से ही सटीक है। लेकिन असली सवाल यह है कि एक निश्चित सीमा है ही क्यों, और इस संख्या ऐसी क्यों है जो जीवन को संभव बनाती है। ओके, ऐसी संख्या जो जीवन को संभव बनाती है, इसका क्या मतलब है? कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड एक बहुत ही जटिल मशीन है जिसे चलाने के लिए लगभग 26-30 नॉब्स हैं। हर नॉब एक मौलिक स्थिरांक को कंट्रोल करता है, जैसे प्रकाश की गति, गुरुत्वाकर्षण की ताकत। अब ऐसा लगता है कि ये सभी नॉब्स एक बहुत ही खास सेटिंग पर हैं। अगर आप किसी भी एक नॉब को जरा सा भी बाल बराबर भी घुमा दें तो पूरी मशीन टूट जाती है। ब्रह्मांड में तारे नहीं बनते या ग्रह नहीं बनते या जीवन के लिए जरूरी तत्व नहीं बनते। हमारा ब्रह्मांड जीवन के लिए आश्चर्यजनक रूप से फाइन ट्यून्ड लगता है। इसका कोई ठोस उदाहरण है? सबसे अच्छा उदाहरण है कार्बन। कार्बन सितारों के अंदर एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया में बनता है। इसके लिए कार्बन 12 के एक खास एनर्जी लेवल की जरूरत होती है। वैज्ञानिकों ने गणना की है कि अगर उस एनर्जी लेवल में सिर्फ 2% का भी अंतर होता तो ब्रह्मांड में लगभग कोई कार्बन नहीं बनता। कोई कार्बन नहीं तो कोई हम नहीं। बिल्कुल। ये तो ऐसा है जैसे हम किसी चाकू की धार पर चल रहे हैं, जहां जरा सी भी चूक सब कुछ खत्म कर सकती है। तो इसके पीछे क्या सिद्धांत है? क्या हम सिर्फ बहुत भाग्यशाली हैं? मतलब ये कैसे हुआ? इस फाइन ट्यूनिंग पहेली के लिए 3 मुख्य परिकल्पनाएं हैं। पहली है मल्टीवर्स। ये विचार है कि शायद अनंत ब्रह्मांड मौजूद हैं, एक कॉस्मिक लॉटरी की तरह। हर ब्रह्मांड में नियमों के सेटिंग्स अलग अलग हैं।
हम बस एक ऐसे ब्रह्मांड में हैं जो जीवन का समर्थन करता है, क्योंकि हम कहीं और मौजूद होकर ये सवाल पूछ ही नहीं सकते थे। हमने बस लॉटरी जीत ली। एक तरह से। दूसरी परिकल्पना को कॉस्मोलॉजिकल नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ये लीस मोलिन का विचार है। वो कहते हैं कि ब्रह्मांड ब्लैक होल से जन्म लेते हैं और हर नए ब्रह्मांड में नियम थोड़े बदल जाते हैं। जो ब्रह्मांड ज्यादा ब्लैक होल बनाते हैं वो ज्यादा संतान पैदा करते हैं और वो जीवन के लिए भी अनुकूल होते हैं। और तीसरा विचार यह है कि यह सब एक भ्रम हो सकता है। हो सकता है कि हम कल्पना की कमी से जूझ रहे हों। हम केवल एक नॉब को एक बार में बदल के देखते हैं और कहते हैं देखो सब टूट गया। शायद अगर हम एक साथ कई नॉब्स को बदलते तो वे एक दूसरे को संतुलित कर सकते थे। तोड़ा, लेकिन उसके बदले में एक कहीं ज्यादा गहरी और आकर्षक कहानी मिली। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ने के लिए हमने प्रकाश की गति के मान के बारे में बात की, लेकिन यहां सोचने के लिए एक और बात है। बताइए। हमने कभी भी इसकी गति को केवल एक दिशा में नहीं मापा है। हम हमेशा आने जाने की यानी टू वे गति मापते हैं। ठीक। एक सिग्नल भेजते हैं, वो शीशे से टकरा कर वापस आता है और हम कुल समय को आधा कर देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जाने और आने की गति बराबर है। पर क्या ऐसा ना हो? ये भी मुमकिन है। हम इसे सीधे तौर पर साबित नहीं कर सकते। पूरी आधुनिक भौतिकी इसी धारणा पर बनी है। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि प्रकाश एक दिशा में तेज और दूसरी में धीमा चलता हो? ये एक संभावना है जिसे हम खारिज नहीं कर सकते। क्या होगा अगर ऐसा हो? एक ऐसा ब्रह्मांड कैसा दिखेगा जहां प्रकाश की गति उसकी दिशा पर निर्भर करती है? ये एक ऐसा सवाल है जो भौतिकी की नींव को हिला सकता है।